नमस्कार मित्रों, मैं संजय सोनवनी। कल मैंने एक वीडियो बनाया था आरक्षण के ऊपर मराठी में। जो मैंने बहुजन संगठक नाम की एक संस्था के सामने एक वीडियो लाइव भाषण दिया था। कुछ मित्रों ने कहा कि वो हिंदी में हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो सबको समझने में मदद होगी। उसका मतितार्थ मुझे जो कहना था वो मैं यहाँ हिंदी में दोहराना चाहता हूँ। आरक्षण ये हमारे देश में एक सामाजिक संघर्ष का, राजनीतिक संघर्ष का बहुत बड़ा कारण रहा है। जातियों में दरार पैदा करने के लिए उसका उपयोग किया गया है और वो दरारें, वो विद्वेष की भावनाएं जाति में वो पैदा हुई है। वो सब्जेक्ट फिर मराठा आरक्षण का आंदोलन हो या जाट आरक्षण का हो या किसी और का हो, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हमें अगर आरक्षण मिला है तो ये आरक्षण दूसरे को मिलेगा, तो हमारे आरक्षण में कुछ हिस्सा उनके लिए चला जाएगा और हमारा नुकसान होगा। ये भावना है और ये स्वार्थ की भावना जो होती है वो हर इंसान में होती है, इसलिए उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वो एक स्वाभाविक और नेचुरल बात है, इसलिए मैं उनको दोष नहीं दूंगा। मगर मगर ध्यान में ये रखना चाहिए, आरक्षण के ऊपर जो आलोचना करते हैं कि आरक्षण की वजह से समाज में जाति व्यवस्था बढ़ी है, नंबर वन। नंबर टू, ये कहा जाता है कि आरक्षण की वजह से मेरिट का सब सत्यानाश हो रहा है। मेरिट वालों को, आरक्षण वालों की वजह से कुछ बढ़ोतरी नहीं मिलती, उनका नुकसान ही होता है, क्योंकि उनको चांस नहीं मिलता। 50% वाले आगे चले जाते हैं और 90% वाले पीछे रह जाते हैं। ये मेरिट वालों के ऊपर अन्याय है। और तीसरी बात ये कही जाती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये सारे जो मुद्दे हैं आरक्षण के खिलाफ और आरक्षण के बाजू में, उसकी चिकित्सा हमें करनी जरूरी है। आरक्षण किस लिए है? आरक्षण इसलिए था कि जिन समाज घटकों को राजनैतिक, प्रशासकीय व्यवस्था में, निर्णय प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं था, उन्हें वो स्थान मिले। वो भी एक निर्णय प्रक्रिया, सामाजिक निर्णय प्रक्रिया हो, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया हो या राष्ट्र के हित की निर्णय प्रक्रिया हो, इसमें उनका शुमार हो, इसलिए उनको स्थान मिलना चाहिए और सबको एक साथ कंधे पे कंधा लगा के सामाजिक प्रवाह में लाना चाहिए। ये हेतु, ये उद्दिष्ट आरक्षण के पीछे था। गरीबी हटाओ, ये आरक्षण का उद्दिष्ट नहीं है, वो नहीं था, ना रहेगा। क्योंकि जो आर्थिक पिछड़े वर्ग है उनके लिए सरकार की ढेर सारी योजनाएं होती है, पैकेजेस होते हैं। मनरेगा हो, जनधन योजना हो, सस्ते या मुफ्त घर हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए है और वो जाति पाति के आधार पर नहीं है, वो सबके लिए है। वो सिर्फ किसी विशिष्ट वर्ग को है, दूसरे वर्ग को नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्थिक आधार आरक्षण का इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि आर्थिक स्थिति ये स्थिर नहीं रहती, ये परमानेंट नहीं रहती। वो आज का गरीब है वो कल अमीर बन सकता है और आज का अमीर कल दरिद्र बन सकता है। कई समाज घटक ऐसे जो पहले सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन के मालिक थे, आज जमीन के पुश्त दर पुश्त टुकड़े 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 होते गए। अभी बहुत छोटे टुकड़े बचे हैं, इसलिए वो गरीब बन गए हैं। वो गरीब बने हैं, इसका दुख जरूर होना चाहिए, मगर वो गरीब हुए हैं इसलिए उनको आरक्षण देना चाहिए। ये आरक्षण की मांग का आधार नहीं हो सकता, वो पिछड़ेपन का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन एक बात है और सामाजिक पिछड़ापन दूसरी बात है। जाति परमानेंट है, आर्थिक स्थिति परमानेंट नहीं है। जाति परमानेंट है, मगर जाति क्या थी? जाति यानी व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। हजारों सालों से ये ओबीसी की जातियाँ हो या एससी की जातियाँ हो या आदिवासी लोग हो, इन्होंने अपने निर्माणकर्ता समाज, जिनको ओबीसी को मैं कहता हूँ, उन्होंने, वो प्रोडक्टिव समाज था, वो कुछ ना कुछ निर्माण करता था। फिर वो लोहार हो, चमार हो, वो शिल्पी हो, बुनकर हो, कोई भी हो, बुरुड़ हो, जो काम करके कुछ ना कुछ निर्मित करता था। इन्होंने बहुत अच्छी ईजाद की। मेहरौली का लोह का स्तंभ हो, लोहारों के ईजाद की सबसे बड़ी कमाल की चीज़ है। ऐसे कई सारी चीज़ें जो है, या जहाज हो वो बनाए, देश विदेश से व्यापार हुआ और ये देश एक दिन, एक ज़माने में सोने की चिड़िया बन चुका था, ये हम जानते हैं। बाद में ये वैदिक व्यवस्था जो है, वैदिक धर्म संस्था की जो धर्म की व्यवस्था है, उसने हिंदू समाज व्यवस्था पर बहुत बड़ा
प्रभाव डाला और ऊंच नीचता की भावना आने लगी। और जो प्रोफेशन थे वो प्रोफेशन धीरे 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 पुश्तैनी बनते गए, और जैसे जैसे पुश्तैनी बनते गए वो वैदिक धर्म तत्वों का प्रभाव पड़ने की वजह से, क्योंकि वैदिक लोग प्रशासन में थे, वो धर्म संस्था, हिंदू धर्म संस्था के ऊपर कब्जा जमाए बैठे, इसलिए उन्होंने वो असर डालने में उन्हें आसान गया, और लोगों में वो जो विष है, वो जहर है, वो लोगों के मन में फैलने लगा विषमता का, और वो बंदिस्त बनते गए, और बंदिस्त बनते बनते एक जाति व्यवस्था उसमें से पैदा हुई, और एक जाति दूसरी जाति से या तो श्रेष्ठ होती है या कम होती है, कम आंकी जाती है। और ये जो विषमता का जो बीज है वो वैदिक व्यवस्था से हिंदुओं में आया, और हिंदुओं ने उसको झेला। ये हिंदुओं की सबसे बड़ी भूल थी, वो उनको आज भी समझ में नहीं आया है। आज भी अगर हम ओबीसी देखेंगे तो आज आरएसएस हो जो वैदिकवादी है, बीजेपी हो जो वैदिकवादी है, उनको समर्थन देने में या उनके धार्मिक उपक्रमों में, जबकि उनके धर्म में इनका कोई स्थान ही नहीं है, ना ये वेद धर्मशास्त्र के अनुसार पढ़ सकते हैं, ना वेदोक्त संस्कार के अधिकारी है, तो भी ये लोग उनके पीछे पड़ते हैं। आज अगर बीजेपी की सरकार है और संघ सर्वोपरि हो रहा है तो उसकी वजह ये हमारे ओबीसी बंधु, एससी बंधु, एसटी बंधु जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ओबीसी है। ओबीसी को ये चंगुल से छूटना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण के खिलाफ अगर कोई है तो वो संघ है। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण की पुनर्रचना करनी चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। ये बार 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 बातें कौन कहता है? ये संघ परिवार कहता आया है। विशुद्ध मनुस्मृति लिखने का उपक्रम किसने हाथ में लिया है? ये वैदिकवादी संघ ने लिया है। वो चातुर्वर्ण की भलामन कौन करता है? वो आरएसएस करता है। हमें धीरे 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 हमारी शिक्षा व्यवस्था हो उसमें वैदिक तत्व आने लगे हैं, हमारी समाज व्यवस्था हो उसमें वैदिक तत्वों की भलामन होती है। बहुत सारे ओबीसी ऐसे उन्हें हम कभी जमाने में क्षत्रिय थे ऐसा उन्हें गरूर है, और उस गरूर में वो रहते हैं। जैसे क्षत्रिय माली हो, क्षत्रिय धनगर हो या क्षत्रिय शिंपी हो, ऐसी बातें ये धर्म ओबीसी में वैदिक धर्म की तरह से आई है, जबकि क्षत्रिय नाम का वर्ण था ही नहीं। अगर पुरुष सूक्त आप पढ़ेंगे तो वहाँ राजन्य है, क्षत्रिय नहीं, और राजन्य और क्षत्रिय एक नहीं है, वो दोनों जुदा तत्व है, जुदा व्यवस्था है। ये ओबीसी को समझता नहीं, क्योंकि वो धर्मशास्त्र का कभी अध्ययन करता नहीं है। उनको आरक्षण नहीं चाहिए, धीरे 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 कम हो रहा है। पैरेलल आरक्षण के जरिए हो, या ओबीसी की जो जगह है, सीटें हैं, वो ना भरने की वजह से हो, या ओबीसी समुदाय में जो शक्तिशाली समाज है, जो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली थे, सामाजिक रूप से शक्तिशाली थे, वो सामाजिक पिछड़े नहीं थे, वो आर्थिक पिछड़े जरूर हो गए होंगे, इसका दुख जरूर होना चाहिए, मगर वो सामाजिक पिछड़े कभी थे नहीं, है नहीं, तो भी उन्हें आरक्षण में लाया जाता है और ओबीसी का नुकसान किया जाता है। आज ओबीसी को 27% आरक्षण है, जबकि ओबीसी की जनसंख्या आंकी जाती है 50 to 52%। अगर इतनी बड़ी लोक संख्या है तो उसको आधा ही आरक्षण हो गया। वो भी उसको पूरा मिलता नहीं है, क्योंकि जो विजय एमटी जाति जमातियाँ है, जैसे धनगर हो, वडार हो, या ऐसी विमुक्त जातियाँ हो, उनका शुमार महाराष्ट्र में तो ओबीसी में किया गया है। तो ओबीसी के लगभग 7-8% ऑलरेडी कट हो चुके हैं, और 17% ही ओबीसी को बचे हैं। और 17% में से जो मौके मिलते हैं लड़कों को, युवाओं को, वो 10 से 12% से ज़्यादा कभी होता नहीं है। उसमें कटौती होती है। कभी कभी तो वो भर्ती ओबीसी कोटे की भर्ती होती ही नहीं है। देश में देखते हैं, महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं। आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मसला है। उसके ऊपर भी समाजशास्त्री चर्चा करते हैं, मैं भी उसके ऊपर काफ़ी लिख चुका हूँ। आरक्षण की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि बहुत सारे समाज घटकों को आज भी राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था में बराबरी का स्थान नहीं मिला है, उन्हें अधिकार का स्थान नहीं मिला है। वो सिर्फ शोषित ही रहे हैं, वंचित ही रहे हैं, इसलिए उनका नुकसान होता है। इसलिए आरक्षण के बगैर वो होता नहीं है। अगर हमारा समाज ही सयाना होता, समाज ही उनको खुद होकर चांस देता था,
खुद पीछे हटकर उन्हें आगे करता था तो आरक्षण की जरूरत पड़ती नहीं थी। हमारा सारा समाज ढोंगी है, स्वार्थी है, और जब स्वार्थ की बात आती है तब आरक्षण की बात की जाती है, मेरिट की बात की जाती है। कहा जाता है कि 50% वाले बाजी मार जाते हैं, 90% वाले, 98% वाले पीछे रह जाते हैं। मगर मित्रों, हमारी शिक्षा व्यवस्था में मेरिट आंकने का जो तरीका है, वो मार्क्स, वो ही सबसे बुरा है और गलत है, क्योंकि मार्क ए मेरिट नहीं होता। सब घोड़े 12% के हिसाब से शिक्षा दी जाती है, वही सब्जेक्ट्स, उसी ढंग के पेपर, उसी ढंग के आपको जवाब चाहिए, और उसको आप आंकेंगे और मार्क देंगे और तय करेंगे कि किसमें मेरिट है और किसमें मेरिट नहीं है। ये पद्धति बदलनी चाहिए। मगर ओबीसी हो या सारा समाज घटक हो, ये शिक्षा पद्धति में या मेरिट की मूल्यांकन पद्धति में बदलाव आना चाहिए, इसलिए कोशिश नहीं की, इसके लिए आंदोलन कभी किए नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती सारे समाज की है। दूसरी बात, नौकरी चाहिए, सबको चाहिए, मगर हम नौकरी मांगने वाले समाज हमारी शिक्षा व्यवस्था से, समाज व्यवस्था से पैदा की है। नौकरी देने वाले या वो ईर्ष्या रखने वाले उद्यम व्यवसाय करके हमें निर्मित करनी है, वो निर्माण करता समाज था ही। एक जमाने में इन्होंने श्रेणी व्यवस्था के माध्यम से हो, अपनी उत्पादकता में कला कौशल्य का यूज करके हो, उत्पादन करते रहे और बड़े बनते रहे। इसके हमें विवरण काफ़ी मिलते हैं, मगर आज स्थिति ऐसी है कि आज हम उद्यम करना नहीं चाहते। वो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि सरकार के जो नियम है, जो बहुत सारे जो अड़चने हैं, आपको परमिशंस लेनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स लाने हैं, इसमें उद्यमी का मनोबल कम हो जाता है। मगर उसके खिलाफ, वो समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की इच्छा किसी में नहीं है, ना ओपन वालों में है, ना आरक्षित घटकों में है। क्योंकि आरक्षण होने के से भी समाज का भला होता है, ऐसा हमने देखा नहीं है। क्योंकि समझो 5 करोड़ लोगों में से 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, तो 5 करोड़ लोगों का फायदा नहीं होता, उनका भला नहीं होता। वो कब होगा? जब वो उद्यमी बने, व्यावसायिक बने और अपने औद्योगिक साम्राज्य खड़े करने की ईर्ष्या से आगे दौड़े, तो वो तो देश का फ्यूचर तो बदल ही सकते हैं, रोजगार भी बड़े पैमाने पे पैदा कर सकते हैं। मगर हमारे लोगों के ये ध्यान में आता नहीं है। आरक्षण में न्यून या त्रुटि एक और ऐसी है कि आरक्षण समझो ओबीसी में है, महाराष्ट्र में 256 कास्ट है, उसमें से 4-5 जातियाँ छोड़ दी, बड़ी जातियाँ जो है, जो प्रबल जातियाँ जो है, जो छोटी छोटी जो जातियाँ हैं, उन्हें कोई स्थान नहीं मिलता। इसलिए 2017 में एक कमीशन बना, रोहिणी कमीशन, जस्टिस रोहिणी कमीशन। उनका उद्देश्य था कि जिन समाज घटकों को आरक्षण का कोई लाभ ही नहीं मिला है, आरक्षण होने के बावजूद उनको भी आरक्षण मिले, इसलिए आरक्षण की पुनर्रचना की जाए और जो पिछड़े रह गए हैं, लाभ मिले नहीं है, उनको आगे ले जाए, इसलिए एक पुनर्रचना करें। आज तक, आज हम 2020 में हैं, वो आज तक उनका रिपोर्ट बना नहीं है। कब बनेगा मालूम नहीं, और रिपोर्ट बना भी तो उसका कभी अमल होगा या नहीं होगा, इसका पता नहीं है। न होने के अवसर ज़्यादा है, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। तो बात ऐसी है, हमें जो आरक्षित घटक है उनको अपनी साइकोलॉजी जो है बदलनी पड़ेगी, आत्मपरीक्षण करना होगा। और सवाल जो संघर्ष है वो सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं है, वो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए संघर्ष है, हमारी आर्थिक उन्नति करने के लिए संघर्ष है, हमारी वैचारिक उन्नति करने के लिए संघर्ष है। हम शाहू फुले आम्बेडकर के नाम लेते रहते हैं, मगर हम उनका कोई पालन नहीं करते, हम उनको समझते नहीं है, ना उनका विचार आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ जयंती या पुण्यतिथि के दिन उनको सिर्फ अभिवादन करते हैं, बड़े बड़े भाषण ठोक देते हैं, तालियां लेते हैं, मगर नया विचार, नई संस्कृति पैदा करने की कोई ललक इन लोगों में दिखती नहीं है। ये एक ढंग से एक मतिमंदावस्था में चले गए हैं। ये स्थिति बदलनी होगी। सब आरक्षित घटकों को भी बदलना पड़ेगा और ओपन के घटकों को भी बदलना पड़ेगा। वो आरक्षित घटकों की तरफ जो घृणा से देखते हैं, जो एक तिरस्कार से देखते हैं, वो भावना को उनको भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि आरक्षण तब तक रहने ही वाला है जब तक समाज के सारे घटक
एक समान प्रभाव में नहीं आते। मगर आज के आरक्षण परिस्थिति जो है वो, ये जो उद्दिष्ट था आरक्षण का, वो साध्य होने नहीं दे रही है। इसलिए उसमें पुनर्रचना करनी ही पड़ेगी। जिन जातियों को फायदा मिल चुका है आरक्षण का, उनको हटाना पड़ेगा, और जिनको नहीं मिला है उनको ऊपर ले आना पड़ेगा। दूसरी बात ऐसी है कि 2 पुश्त आरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा 2 पुश्त तक की होना चाहिए, क्योंकि वो पुश्त दर पुश्त अगर आरक्षण का फायदा उठाते रहे तो उनकी ही जाति के या समाज के लोग, उनको कभी चांस नहीं मिलेगा, कभी मौका नहीं मिलेगा। वो जैसे थे वैसे के वैसे रह जाएंगे, उनकी कभी कोई तरक्की हो नहीं पाएगी, और तरक्की नहीं हो पाएगी कि तो आरक्षण का जो ये दौर है वो ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमें बदलना पड़ेगा, सब लोगों को मिलकर बदलना पड़ेगा। आरक्षण का इस्तेमाल नहीं कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। जो अगर अपना बलबूते पर हम कर सकते हैं तो आरक्षण का फ़ायदा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमें सीखना पड़ेगा। ये हम नहीं सीखे तो हमारे देश का नुकसान ही होगा। धन्यवाद।